तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इंडोनेशिया की पहली एक्सॉर्सिज्म मूवी जिसका नाम है कुआसा गिलाप। इंग्लिश में इसका नाम है डोमिनियन ऑफ डार्कनेस, यानी कि अंधेरे का साम्राज्य। फिल्म की कहानी इंडोनेशिया में हुए एक रियल एक्सॉर्सिज्म से इंस्पायर्ड है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि डिमोनिक पोजीशन के 90% केस रियल होते ही नहीं, बल्कि विक्टिम को कोई साइकोलॉजिकल इशू होता है और उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। सिर्फ 10% केस ही रियल होते हैं जिसमें कि एक्सॉर्सिज्म को परफॉर्म करना पड़ता है, और ये वाला केस भी इस 10% में ही आता है। फिर इसके बाद कहानी शुरू होती है और हमें एक एक्सीडेंट दिखाया जाता है जिसमें कि एक ट्रक से एक कार की टक्कर हो गई थी और कार पलट गई थी, जहाँ थॉमस नाम का आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा था। ट्रक ड्राइवर उसे देखने के लिए आता तो है, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय वो उन्हें वैसे ही छोड़कर भाग जाता है। फिर थॉमस खुद ही किसी तरह बाहर निकलता है। उसे पता चलता है कि इस हादसे में उसकी माँ की मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी बहन अभी भी जिंदा थी। वो थॉमस को गॉड से उसके लिए प्रे करने के लिए बोलती है और थॉमस पूरी यकीन के साथ उसके लिए गॉड से प्रे भी करता है, एक्सपेक्टिंग कि कोई मिरेकल हो जाए और उसकी बहन की जान बच जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी बहन सर्वाइव नहीं कर पाती, वो उसकी बाहों में अपना दम तोड़ देती है। अब इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हमें पता चलता है कि थॉमस असल में एक प्रीस्ट है और साथ ही साथ कैथोलिक स्कूल में एक टीचर भी। लेकिन उस हादसे की वजह से आज भी वो ट्रॉमा से गुजर रहा है और गॉड के ऊपर जो उसका फेथ था वो भी वीक हो चुका है। वो स्कूल जाकर फादर रॉबी से कहता है कि उसे रिजाइन करना है, तो फादर रॉबी कहते हैं कि एक बार फिर सोच लो। तो थॉमस कहता है कि मैंने अपना मन बना लिया है, लेकिन फादर रॉबी अभी उसे और टाइम देना चाहते थे। वो ये कहकर चले जाते हैं कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर यहाँ से वो सीधा चर्च जाते हैं, जहाँ पर हम एक विडो माया और उसके बॉयफ्रेंड डेनिस को देखते हैं। वैसे तो माया ने अपनी बेटी कायला को भी चर्च आने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं जाती। इस वक्त वो अपनी फ्रेंड शीला के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी। इधर माया उसे कॉल करने लगती है ये पूछने के लिए कि तुम कहाँ हो, चर्च क्यों नहीं आई, लेकिन कायला कॉल नहीं उठाती। तभी शीला उससे पूछती है कि तुम अपनी मॉम को ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो वो बताती है कि अपनी मॉम और खासकर उसके बॉयफ्रेंड से चिढ़ी बैठी है। उसका कहना था कि डेनिस एक नंबर का घटिया आदमी है, वो प्ले बॉय है, मैंने उसे कई लड़कियों के साथ घूमते फिरते देखा है और वो मेरी मॉम को भी धोखा दे रहा है। जिस पर शीला पूछती है कि क्या तुमने इस बारे में अपनी मॉम से बात की है। कायला कहती है कि की थी, लेकिन वो मेरी सुनती कहाँ है, बस एक मेरे डैडी तो थे जिनकी वो सुनती थी। तो शीला कहती है कि तो फिर ठीक है, क्यों ना हम तुम्हारे डैड की आत्मा से ही हेल्प मांगे, और उसे जलाइंकुंग रिचुअल करने के लिए कहती है। जलाइंकुंग इंडोनेशिया का एक काफ़ी फेमस भूतिया गेम है जिसमें इस तरह की डॉल के जरिए आत्माओं से कॉन्टेक्ट किया जाता है, जस्ट लाइक विजी बोर्ड। लेकिन कायला इसे करने से मना कर देती है क्योंकि वो डर रही थी और इसीलिए वो किसी दूसरे तरीके पर विचार करने लगते हैं। दूसरी तरफ डेनिस माया को प्रपोज कर देता है और माया उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेती है। इधर ये दोनों अब ये प्लानिंग कर रहे थे कि वो डेनिस पर स्पाई करके प्रॉपर एविडेंस इकट्ठा करेंगे ताकि उसे माया के सामने एक्सपोज कर सके। लेकिन इसी दौरान कायला को अपनी मॉम का मैसेज आता है। उसने अपनी रिंग वाली फोटो भेजी थी। ये देखकर कायला का दिमाग फिर जाता है और वो अपना मन बदल लेती है और शीला से जलाइंकुंग परफॉर्म करने के लिए कहती है। फिर दोनों रात को कब्रिस्तान जाते हैं, लेकिन कायला अभी भी थोड़ा डर रही थी। वो कहती है कि अगर डैड की आत्मा की जगह कोई और आत्मा आ गई तो, लेकिन शीला उसकी बात को मजाक में उड़ा देती है। और फिर दोनों कायला के डैड की ग्रेव के पास जाते हैं, जहाँ शीला अपने बैग से डॉल निकालती है। यहाँ मैं बता दूं कि इस रिचुअल को करने के लिए इस डॉल को खुद ही बनाना पड़ता है। सो शीला इसे खुद ही बनाकर लाई थी। खैर दोनों ग्रेव के सामने डॉल को पकड़कर कुछ चैंटिंग्स वगैरह करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर वो दोबारा ट्राई करते हैं और इस बार ये काम कर जाता है। डॉल के अंदर कोई आत्मा आ जाती है और वो मूव करने लगती है। लेकिन कंफर्म करने के लिए कि वो कायला के ही डैड हैं, वो पूछती है कि हम दोनों में से कायला कौन है। तो डॉल तुरंत कायला की तरफ मुंडी घुमाकर इशारा करती है। तभी शीला तुरंत कायला को अपनी विश मांगने के लिए कहती है। तो कायला विश मांगती है कि वो डेनिस और माया के रिश्ते को खत्म कर दें, उन्हें अलग कर दें। लेकिन तभी इतने में कब्रिस्तान का चौकीदार आ जाता है और दोनों को अपना काम झाम लेकर वहां से भागना पड़ता है। कायला शीला से पूछती है कि अब क्या। शीला कहती कि अब हमें बस वेट करना है और देखना है। वैसे भी तुम्हारे डैड अच्छे आदमी थे, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। अब कायला के डैड का तो पता नहीं, लेकिन कोई एंटिटी जरूर उनके पीछे लग गई थी जिसे दोनों नोटिस भी नहीं किए थे। खैर अब कायला अपने घर आकर देखती है कि उसकी मॉम टीवी देखते देखते सोफे पर ही सो गई थी। कायला अपनी मॉम को ब्लैंकेट उड़ाती है और फिर टीवी बंद करके जाने लगती है, लेकिन तभी उसे माया अपने सामने दिखाई देती है। वो पलट कर देखती है तो माया तो सोफे पर ही सो रही थी
फिर वो सामने देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। कायला डर कर अपने रूम में चली जाती है। फिर वो दरवाज़ा खोलकर देखती है तो उसकी मॉम ऊपर ही आ रही थी। वो डर के मारे दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर अगली सुबह जब वो तैयार होकर स्कूल के लिए जाने लगती है, इसी दौरान वो अपनी मॉम को ये कहते हुए सुनती है कि वो डैनी से बहुत गुस्सा है और वो ब्रेकअप कर रही है। कायला सुनकर खुश हो जाती है कि अरे वाह, काम हो गया। वो इसके लिए अपने डैड को थैंक यू बोलती है और फिर डॉल को डस्टबिन में डालकर स्कूल चली जाती है। और तभी डॉल फिर से मुंडी घुमाती है, यानी ये डॉल अभी भी पॉसेस थी। खैर स्कूल में कायला शीला को बताती है कि रिचुअल ने काम कर दिया और वो काफ़ी खुश है। लेकिन शीला कुछ खास रिएक्ट नहीं करती। वो कुछ बीमार सी लग रही थी। कायला उसके नेक पर एक अजीब सा निशान भी नोटिस करती है। वो पूछती है कि ये क्या है, तुम ठीक तो हो? तो शीला कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। फिर स्कूल के बाद जब कायला घर आती है तो डेनिस और माया को फिर से साथ देखकर वो निराश हो जाती है। वो कहती है कि डैड ये क्या है, मॉम उस आदमी के साथ अभी भी क्यों है, प्लीज़ उन्हें अलग कर दीजिए। और तभी वो उस डॉल को अपने रूम में देखकर चौंक जाती है। वो दोबारा उस डॉल को ले जाकर डस्टबिन में डाल देती है। फिर रात में जब वो सो रही थी तभी हम मिरर में किसी नन जैसी ईवल एंटिटी को देखते हैं। तभी जोर से बिजली कड़कती है जिसकी आवाज़ से कायला घबरा कर उठ जाती है। फिर से इग्नोर करके वो दोबारा सोने चली जाती है और तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। अगले ही पल वो उस एंटिटी को अपने ऊपर फ्लोट करते हुए देखकर चीख पड़ती है और इसी दौरान वो डिमोनिक एंटिटी उसे पॉसेस कर लेती है। कायला की चीख सुनकर जब उसकी मॉम उसे देखने आती है तो वॉल की तरफ फेस करके अपना सिर टकराए जा रही थी और कह रही थी कि तुम सब सिनर्स हो। माया जाकर उसे रोकती है कि बेटा तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन कायला होश में नहीं थी। वो अभी भी वही बोले जा रही थी कि तुम सब सिनर्स हो, जिस पर माया उसे जोर से झटकती है। तब जाकर वो होश में आती है। फिर माया उसे गले से लगा लेती है, लेकिन कायला को कुछ भी याद नहीं था कि वो क्या कर रही थी। फिर अगली सुबह जब माया किचन में काम कर रही थी तभी कायला एकदम से आकर उसे डरा देती है। माया उसके हाथ पर एक अजीब सा मार्क भी नोटिस करती है। वो पूछती है कि बेटा क्या तुम ठीक हो? कायला कहती है कि जी मॉम, मैं ठीक हूँ। और फिर स्कूल चली जाती है। लेकिन स्कूल में उसे कुछ विस्परिंग सुनाई देती है जिसमें कि डाई शब्द को बार बार दोहराया जा रहा था। तभी कायला को वही डिमोनिक नन दिखाई देती है, लेकिन बाकी लोग उसको नहीं देख पा रहे थे। सिर्फ कायला ही उसे देख पा रही थी और अगले ही पल वो वहाँ से गायब भी हो जाती है। फिर कायला जब अपने क्लास में जाती है तो उसे बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड शीला की मौत हो गई है। कल रात ही उसने खुद को फांसी लगा ली। अब क्योंकि कायला उसकी बेस्ट फ्रेंड थी इसलिए थॉमस और बाकी सब उससे जानना चाह रहे थे कि शीला ने आखिर ऐसा क्यों किया। वो उसे पूछते हैं कि अगर तुम्हें कुछ पता है तो प्लीज़ बता दो। लेकिन कायला काफ़ी शौक में थी। वो कहती है कि उसे कुछ नहीं पता और रोने लगती है। तब स्कूल की एक नन उसे संभालती है। फिर थॉमस उस नन के साथ उसे घर छोड़ने जाता है, लेकिन रास्ते में कायला अजीब बिहेव करने लगती है। वो कुछ तो गुनगुनाने लगती है और फिर पागलों की तरह हंसने लगती है। थॉमस कार होकर पूछता है कि बेटा कायला क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं देती और हंसते हंसते अपना सर विंडो से टकराने लगती है। तो थॉमस भागकर उसका डोर खोल देता है। तभी कायला की वॉइस भी डिमोनिक हो जाती है और वो लैटिन में बात करने लगती है। कहती है कि तुम्हारा गॉड इस बच्चे को नहीं बचा सकता, और फिर जोर जोर से हंसते हंसते बेहोश हो जाती है। थॉमस ये सब जाकर सीधा फादर रॉबी को बताता है। फादर रॉबी तुरंत समझ जाते हैं कि ये कोई मेंटल इशू नहीं है बल्कि कोई शैतानी चक्कर है। कायला को पक्का किसी डीमन ने पजेस किया है। वो थॉमस को फादर रेंड्रा के बारे में बताते हैं कि वही हैं जो इस बच्ची की मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम फादर रेंड्रा के असिस्टेंट माइकल को देखते हैं जो कि एक बच्चे के ऊपर एक्सोर्सिज्म कर रहा था। लेकिन उस बच्चे के अंदर जो डीमन था उसे माइकल के बारे में सब पता था। वो उसे मॉक करते हुए याद दिलाता है कि कैसे तुमने अपनी खुद की माँ को नर्सिंग होम में मरने के लिए छोड़ दिया था। बस फिर क्या था, माइकल का गिल्ट उस पर हावी हो जाता है और वो कमज़ोर पड़ जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर डीमन उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी फादर रेंड्रा आकर उसे बचाते हैं और डीमन पर काबू पाकर उससे उसका नाम निकलवाते हैं। वो डीमन खुद को कैटेस्टोर बताता है और तभी फादर उसका नाम लेकर उसे हेल में वापस भेज देता है। लेकिन इस एक्सोर्सिज्म के बाद माइकल आगे काम करने से मना कर देता है कि ये काम अब उसके बस का नहीं है, एज वो ऑलमोस्ट डिफीट हो गया था। वो सॉरी बोलकर चला जाता है। फिर फादर रॉबी जब रेंड्रा को बुलाते हैं तो उन्हें अकेले देखकर वो माइकल के बारे में पूछते हैं। रेंड्रा बताते हैं कि माइकल ने तो काम छोड़ दिया। फादर रॉबी कहते हैं कि जैसे कि आप जानते ही हैं कि अभी के वेटिकन रूल के अकॉर्डिंग कोई अकेला प्रीस्ट एक्सोर्सिज्म परफॉर्म नहीं कर सकता, तो आपको नया असिस्टेंट चाहिए होगा। और इसके लिए वो थॉमस से बात करते हैं। लेकिन थॉमस का फेथ वैसे ही कमज़ोर था, इसीलिए वो मना कर देता है कि इस काम के लिए मैं सही बंदा नहीं हूँ।
तब फादर रॉबी थॉमस को उसकी मरी हुई बहन की दुहाई देते हैं। कहते हैं कि वो कायला की बेस्ट फ्रेंड थी। कायला भी तुम्हारी बहन जैसी है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन थॉमस फिर भी नहीं मानता, क्योंकि उसे खुद पर ही डाउट था। इधर स्कूल में एग्जाम चल रहे थे। कायला आंसर शीट पर उसी नन की ड्राइंग बना रही थी और कुछ गुनगुना जा रही थी। एग्जामिनर जब उसे आवाज़ करने के लिए मना करती है तो गुस्से में अपने हाथ में ही पेन घोंपने लगती है। फिर जब उसे पकड़ते हैं तो पागलों की तरह हंसने लगती है। एग्जामिनर तुरंत फादर थॉमस को बुलवाती है। थॉमस को देखते ही वो उसे गाली देने लगती है और फिर बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो खुद को सिनर बताती है और कोसने लगती है कि शीला की जगह तो मुझे मर जाना चाहिए था, सब मेरी गलती थी। शीला की मौत के लिए वो खुद को ही गिल्टी मान रही थी। फिर वो जलेंगकुंग वाले रिचुअल के बारे में भी सब बताने लगती है, लेकिन तभी नन आकर उन्हें इंटरप्ट कर देती है और वो बात पूरी नहीं कर पाती। नन उन्हें बताने आई थी कि कायला की मॉम आई है और प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया है। फिर प्रिंसिपल माया को एग्जामिनेशन वाला वीडियो भी दिखाती है और आंसर शीट पर नन वाली ड्राइंग भी, जिस पर माया का कहना था कि कायला ने हाल ही में अपनी दोस्त को खोया है, जिसके चलते उसे कोई साइकोलॉजिकल इशू हुआ है। स्कूल वाले उसे कहते भी हैं कि कायला को किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प की ज़रूरत है और मे भी उससे भी कोई बड़ी हेल्प, यानी इनडायरेक्टली वो एक्सॉर्सिस्ट का जिक्र कर रहे थे। लेकिन माया ना तो उनकी बातों को समझती है और ना ही सीरियस लेती है। वो कहती है कि कायला को बस आराम की ज़रूरत है, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। फिर वो उसे स्कूल से छुट्टी दिलवाकर घर ले जाती है। फिर इसके बाद हम थॉमस को देखते हैं जो कि घर जा रहा था। तभी उसे कार के रेडियो से अपनी मरी हुई बहन की आवाज़ सुनाई देती है और फिर वो उसे हॉन्ट भी करती है। असल में ये सब थॉमस के ट्रॉमा का ही असर था, वो ये सब हेलुसिनेट कर रहा था। फिर घर जाकर वो कायला के केस पर स्टडी करने लगता है। उसने ऐसा कुछ पहली बार देखा था। उसे पता चलता है कि कोई मेंटल इशू लाइक स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या डीमन पोजीशन में मेन डिफरेंस यही होता है कि इसमें विक्टिम किसी रिलीजियस थिंग लाइक प्रेयर या प्रीस्ट के सामने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। थॉमस वीडियो में देखता है कि कायला भी तो बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट कर रही थी, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि ये पोजीशन रियल है और कायला वाकई में बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो उसकी हेल्प करना चाहता था। अब वो अपने ट्रॉमा को साइड रख के थोड़ी हिम्मत दिखाता है और फादर रेंड्रा से जाकर बात करता है कि इस एग्जॉर्सिज्म में वो उसका साथ देने के लिए तैयार है। फादर रेंड्रा उसे गाइड करते हैं कि ये डीमंस हमारी लाइफ के बारे में सब जानते हैं। वो तुम्हारे डार्क पास्ट को यूज़ करके तुम्हें मिसगाइड करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम हिम्मत से काम लेना, कमज़ोर मत पड़ना। इसके साथ वो उसे डीमोनोलॉजी वाली बुक भी देता है, जिसमें सभी डीमंस के नाम और उनकी डिटेल्स लिखी थी। थॉमस उसे स्टडी करने लगता है और इसी दौरान हमें कॉन्जरिंग के वालक का भी रेफरेंस देखने को मिलता है। जैसा कि इस फिल्म में भी एक डीमन ने इवल नन का रूप ले रखा है, लेकिन वो वालक नहीं है, कोई दूसरा डीमन है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। खैर, इधर माया कायला को बताती है कि जब वो माँ बनी थी तब वो इसके लिए तैयार नहीं थी। उस टाइम वो खुद बच्ची थी, लेकिन इसके बावजूद वो एक अच्छी माँ बनने का ट्राई की और अभी भी कर रही है। वो कायला से सॉरी भी बोलती है क्योंकि काफ़ी टाइम से वो उससे प्रॉपर्ली बात नहीं की, कम्युनिकेशन गैप रखा। ये सब कहकर वो कायला से पूछती है कि अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, जिस पर कायला बता ही देती है कि वो और शीला कब्रिस्तान गए थे और तब से ही ये सब चालू हुआ। माया पूछती है कि तुम कब्रिस्तान क्यों गई थी। अब कायला ये थोड़ी बोल देती कि मैं आपका ब्रेकअप करवाने गई थी, इसीलिए वो झूठ बोल देती है कि मैं डैड को मिस करी थी, बस इसलिए गई थी। फिर माया इमोशनल होकर उसे गले लगा लेती है, लेकिन तभी कायला क्रीपी तरह से हंसने लगती है। अगले ही पल माया देखती है कि ये उसकी बच्ची नहीं बल्कि कोई डीमन है। वो इतना भयानक था कि माया डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और चिल्लाने लगती है। लेकिन अगले ही पल कायला उसे शांत करती है कि मॉम, ये मैं हूँ, आपको क्या हुआ। इस हादसे के बाद माया काफ़ी डर गई थी। वो तुरंत डेनिस को कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन बिजी था, तो फिर वो थॉमस को ही कॉल करके बुला लेती है। थॉमस फादर रेंड्रा और एक नन के साथ वहाँ पर आता है। माया उन्हें वो कब्रिस्तान वाली बात भी बता देती है। फिर फादर रेंड्रा माया को कायला के रूम से बाहर भेज देते हैं और उसे बाहर ही रहकर प्रे करने के लिए बोलते हैं और फिर वो एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करते हैं। लेकिन कायला कुछ खास रिएक्ट नहीं करती। वो कहती है कि मैं तो ठीक हूँ। थॉमस तो कन्विंस भी हो जाता है कि शायद डीमन चला गया, लेकिन फादर रेंड्रा एक्सॉर्सिज्म को जारी रखते हैं। डीमन भी ज़्यादा देर तक खुद को छुपाकर नहीं रख पाता, वो रिएक्ट करने लगता है। एकदम से पैरानॉर्मल एक्टिविटी चालू हो जाती है, क्रॉस वगैरह सब उल्टे होने लगते हैं और अचानक से कायला रेंड्रा पर अटैक कर देती है। सिस्टर और थॉमस जब उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो वो सिस्टर को भी दूर फेंक देती है, जिससे वो चोट खाकर बेहोश हो जाती है। फिर कायला थॉमस को भी धक्का मार देती है, लेकिन इतने में फादर रेंड्रा को मौका मिल जाता है। वो कायला पर होली वाटर डाल देते हैं,
जिससे डीमन तड़प उठता है और दोनों मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। ये डीमन ऑलमोस्ट उनके काबू में आ जाता है, लेकिन तभी वो एक चाल चल देता है। वो थॉमस की मरी हुई माँ का रूप ले लेता है, जिससे थॉमस कमजोर पड़कर दूर हट जाता है और फादर रेंड्रा अकेले पड़ जाते हैं। फिर डीमन उन पर अटैक कर देता है। वो फादर को मारे डालता, लेकिन तभी माया अंदर आकर ये सब देख लेती है और होली वाटर की शीशी उठाकर थॉमस को पास कर देती है। थॉमस के अंदर फिर से हिम्मत आ जाती है और वो तुरंत उसका यूज करता है, जिससे डीमन फिर से तड़प उठता है और तब जाकर ये डीमन काबू में आता है। फादर रेंड्रा फाइनली उससे उसका नाम निकलवा लेते हैं और वो अपना नाम डागल बताता है। फिर फादर उसका भी नाम लेकर उसे हेल में भेज देते हैं। इसके तुरंत बाद कायला ब्लैक कलर की वॉमिट करती है और वो नॉर्मल हो जाती है। फिर इन सब के बाद थॉमस रेंड्रा से बोलता है कि सॉरी फादर, मैं आपकी कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाया। रेंड्रा कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने फिर भी अपना बेस्ट दिया। दूसरी तरफ एग्जॉर्सिज्म के दौरान रूम में जो सामान वामान बिखर गया था, माया उन्हें समेटने में लगी हुई थी। इसी दौरान वो कायला की नोटबुक देखने लगती है, जिसमें उसने अपनी मन की बातें लिखी हुई थी कि मेरी मॉम तो मुझसे ज़्यादा उस प्ले बॉय डेनिस पर ट्रस्ट करती हैं। दूसरे पेज पर लिखा था कि थैंक्स डैड, मेरी मॉम को उस घटिया आदमी से अलग करने के लिए। और एंड में उसने ईवल नन की ड्राइंग भी बना रखी थी। फिर माया को उसके बैग से वही डॉल भी मिल जाती है। इन सब से माया को पूरी कहानी समझ आ गई थी कि उसकी बेटी ने क्या कांड किया है। वो उस डॉल, नोट्स और ड्राइंग की फोटोज डेनिस को सेंड कर देती है। खैर दूसरी तरफ फादर रॉबी थॉमस को बताते हैं कि फादर रेंड्रा अब बूढ़े हो चुके हैं, वो बीमार रहते हैं और अब उन्हें कोई सक्सेसर चाहिए जो उनकी जगह ले सके। वो थॉमस को ही इसके लिए अप्रोच करते हैं, लेकिन थॉमस मना कर देता है कि सॉरी, ये मेरे बस का काम नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि माया रात में सो रही थी और इस वक्त रात के 3 बज रहे थे, यानी डेविल्स आवर चालू था। तभी कायला उसके रूम में आती है और वो कुछ स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। खैर अगली सुबह डेनिस वहां पर आता है। कायला को देखते ही वो आग बबूला हो जाता है और उसके बाल पकड़कर उस पर चिल्लाने लगता है। तभी माया आकर उसे दूर करती है कि ये क्या तरीका है, हमारे बीच में तो तय हुआ था कि हम इसे प्यार से समझाएंगे। लेकिन तभी कायला बोलने लगती है कि देख मॉम, ये कितना घटिया आदमी है, आप इसे छोड़ क्यों नहीं देती। बस फिर क्या था, ये सुनकर तो डेनिस गुस्से से पागल ही हो जाता है। इस बार वो कायला का गला ही पकड़ लेता है और उसे मारने आता है, लेकिन माया उसे करंट लगाकर दूर कर देती है, जिससे डेनिस माया से भी चिढ़ जाता है। वो कहता है कि तुम दोनों माँ बेटी पागल हो और फिर वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके बाद वो माया को फिर से कॉल करता है, मैं भी सॉरी बोलने के लिए। लेकिन अब माया उसे ब्रेकअप कर लेती है, वो उसकी रिंग उतार देती है। माया का मन काफ़ी अशांत हो जाता है, तो शांति की तलाश में वो चढ़ जाती है। वहीं पर उसे रेंड्रा मिलते हैं। वो उनके सामने कन्फेस करती है कि वो अपने हाई स्कूल के दिनों में ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जिससे उसके घर वालों ने भी उसे निकाल दिया था। फिर एक भले आदमी ने मुझे सहारा दिया और मुझसे शादी की। कायला को तो पता ही नहीं कि जिसे वो अपना डैड समझती है वो उसके रियल डैड है ही नहीं। जब से ही वो गुजरे हैं, मेरे और कायला के बीच में दूरियां आ गई हैं। तो फादर कहते हैं कि पास्ट को भूल जाओ और प्रेजेंट पर ध्यान दो। गॉड ने मुझे तुम जैसे लोगों को ही स्ट्रेंथ देने के लिए भेजा है। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तभी माया बताती है कि फादर एक बात और, मुझे माया के बैग से जलाईकुंग डॉल मिली है और मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि कायला पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, शायद कुछ गड़बड़ है। मुझे उससे एक अजीब सा डर लगता है। लेकिन तभी रेंड्रा की तबीयत बिगड़ जाती है और वो अपनी दवाई लेने जाते हैं। इसी दौरान बाइबल निकलकर खुल जाती है, जिसमें कि एक इंसान के ऊपर मल्टीपल डीमंस के पोजीशन का रेफरेंस दिया हुआ था। फिर उन्हें माया की बात भी ध्यान में आती है कि कायला अभी भी अजीब बिहेव कर रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मल्टीपल डीमन पोजीशन का केस है। फादर रेंड्रा का सोचना बिल्कुल सही था, क्योंकि दूसरी तरफ हम कायला को देखते हैं जो कि अब क्लियरली पोजेस दिखाई दे रही थी। इधर फादर रेंड्रा तुरंत कायला को विजिट करने जाते हैं, लेकिन वो उन्हें बीच रास्ते में खड़ी मिल जाती है। रेंड्रा जब उससे बात करने जाते हैं तो एकदम से बेहोश हो जाती है। फिर रेंड्रा उसे संभाल कर अपनी कार में ले जाते हैं और उसे घर लेकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी कायला कार से गायब हो जाती है और फिर से कार के सामने दिखाई देती है। फादर तुरंत समझ जाते हैं कि ये पक्का पोजेस्ड है। वो उसे निपटने के लिए अपना क्रॉस निकालते हैं, लेकिन इतने में अब कायला पीछे से उन पर अटैक कर देती है। फिर सीन यहाँ से कट हो जाता है, जहाँ कायला घर आकर अपने खून वाले हाथ धो रही थी और बार बार सॉरी फादर बोल रही थी, जबकि असल में उसके हाथ में खून लगा ही नहीं था। तभी माया आकर उससे पूछती है कि बेटा ये सब क्या है, लेकिन कायला कोई रिप्लाई नहीं करती और डाई वर्ड को दोहराते हुए आगे निकल जाती है और फिर वो पलटकर हंसने लगती है। इससे पहले कि माया कुछ समझ पाती, एकदम से कोई डीमन उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फादर रेंड्रा की जान बच गई थी और अभी वो हॉस्पिटल में थे।
फादर रॉबी और थॉमस उन्हें देखने आए थे। रेनरा उन्हें जलैंकुंग रिचुअल वाली बात बताते हुए रिवील करते हैं कि कायला के ऊपर एक से ज़्यादा डीमंस है। डैगर ने तो उसकी बॉडी को छोड़ दिया था, लेकिन अभी एक और डीमन उसे पोजेस किए हुए है और वो उससे ज़्यादा पावरफुल है। माया और कायला दोनों की जान खतरे में है। तब थॉमस कहता है कि वो उनकी हेल्प करना चाहता है। अब वैसे तो रूल के अकॉर्डिंग थॉमस अकेला एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म नहीं कर सकता था, लेकिन ये समय रूल का नहीं था। 2 जिंदगियां खतरे में थी। फादर रॉबी से तुरंत परमिशन दे देते हैं कि तुम तुरंत निकलो, मैं बाद में बिशप से बात कर लूँगा। फिर थॉमस पूरी तैयारी के साथ अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल मिशन पर निकल जाता है। इधर माया को जब होश आता है तो कायला चाकू से उस पर अटैक कर देती है, जो माया के हाथ में घुस जाता है। वो कहती रही कि बेटा ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन वो नहीं सुनती और उस पर अटैक करने लगती है। तो मजबूरी में माया उसे लात मारकर दूर कर देती है, जिससे कायला सोफे पर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। और इसका फायदा उठाकर माया वहाँ से भागकर एक क्लोजेट में जाकर छुप जाती है। इतने में कायला को भी होश आ जाता है और वो माया को ढूंढने लगती है। उसे पता चल जाता है कि माया क्लोजेट में छुपी है। वो नाइफ से ही उसे चीरने लगती है। तभी इतने में थॉमस आकर उसे रोकता है, तो वो थॉमस पर भी अटैक करने आती है, लेकिन थॉमस घंटी बजाकर उसे रोक देता है। फिर वो बॉक्स खोलकर अपना बाकी का सामान निकालने लगता है और इतने में कायला बालकनी के पास चली जाती है। क्लोजेट से बाहर निकलकर माया उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं सुनती और उसे चिढ़ाते हुए बालकनी से नीचे कूद जाती है। फिर दोनों उसे बाहर देखने जाते हैं, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं देती क्योंकि वो पूल के अंदर थी। तभी वो धीरे से पूल से बाहर निकलती है और हवा में फ्लोट करते हुए उन्हें एक ईवल स्माइल देती है। फिर थॉमस तुरंत उसके सामने जाकर बाइबल के वर्ड्स पढ़ने लगता है, जिस पर डीमन उसे भटकाने के लिए कहता है कि तुम अभी भी उस गॉड को मानते हो जिसने तुम्हारी माँ और बहन को मरने दिया। लेकिन इस बार थॉमस उसकी बातों में नहीं आता, तो डीमन उसकी माँ का ही रूप ले लेता है, जिससे थॉमस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इतने में डीमन उसे गले से पकड़कर उठा लेता है। क्रॉस भी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि इसके लिए स्ट्रॉन्ग फेथ का होना ज़रूरी है, नहीं तो क्रॉस काम नहीं करता। और ऐसा ही कुछ हमने सीलम स्लॉट में भी देखा था। खैर डीमन उसका क्रॉस छीनकर उसे दूर फेंक देता है और अब वो माया की तरफ बढ़ता है। माया उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ कायला को छोड़ दो, चाहे तो मुझे मार दो। तो डीमन उसे वो क्रॉस देकर उसे खुद को ख़त्म करने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाएगा। तब कायला को बचाने के लिए माया खुद की ही जान लेने के लिए तैयार भी हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को मारती, कायला डीमन पर काबू पाकर उसे रोक देती है। यानी कायला और उसकी मॉम का बॉन्ड स्ट्रांग हो गया था, इसीलिए कायला ये कर पाई थी। वही थॉमस कमबैक करने के चक्कर में था। वो खुद को यकीन दिलाता है कि गॉड अभी भी उसके साथ है। उसे पुरानी बात याद आने लगती है कि जब वो प्रीस्ट बना था तो उसकी मॉम और बहन उस पर कितना गर्व कर रही थी, और उसकी बहन ने उसे क्रॉस वाला पेंडेंट भी दिया था जो अभी भी उसके गले में था। थॉमस फिर से जाकर डीमन का सामना करता है और उसी पेंडेंट को यूज करता है। इस बार वो डीमन को हरा देता है क्योंकि उसका फेथ स्ट्रांग हो चुका था। वो डीमन से उसका नाम निकलवा ही लेता है, जो खुद को ज़बाबेल बताता है। फिर थॉमस ज़बाबेल को भी हेल में भेज देता है। कायला फिर से ब्लैक वॉमिट करती है और अब वो फाइनली बिल्कुल ठीक हो गई थी। इन सब के बाद थॉमस फादर रेंड्रा से मिलने जाता है, जहां वो बताता है कि उसे अपनी लाइफ का पर्पस मिल गया है और रेंड्रा का परमानेंट असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इसके बाद थॉमस जेल में उसी ट्रक वाले से मिलने जाता है जो एक्सीडेंट करके भाग गया था। वो ट्रक वाला उसे माफ़ी मांगता है और थॉमस उसे माफ़ भी कर देता है। फिर मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि रात के 3 बज रहे थे। थॉमस को फादर रेंड्रा का कॉल आता है। उन्हें फिर से किसी का एग्जॉर्सिज्म करना था। थॉमस तैयार होकर जाने लगता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो असल में जलैंकुंग रिचुअल के दौरान कायला के डैड की आत्मा नहीं आई थी, बल्कि बहुत सारे डीमंस आ गए थे। सीला को तो इतने डीमंस पोजेस किए थे कि वो 24 घंटे में ही खत्म हो गई। वहीं कायला के अंदर 2 डीमंस थे। एक तो डैगर था जो छोटी बच्ची का रूप लिया था, और दूसरा था ज़बाबेल जो कि बालक की ही तरह नन का रूप लिया था। तो दोस्तों ये थी क्वासा गैलाब यानी कि डोमिनियंस ऑफ डार्कनेस मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।